In a leap year, find the probability that it has 53 Sundays. फर्स्ट पार्ट लिख लो इसका 53 Sundays. सेकेंड पार्ट और लिख लेते हैं इसका 53 Sundays and Mondays. तो हमारे पास क्या किया है हमने, एक लीप ईयर लिया है. लीप ईयर क्या होता है, जिसमें 366 डेज होते हैं. लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और हमें बताना है कि इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें 53 संडेज होंगे. तो 53 संडेज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, चलो मान लेते हैं, एक इमेजिनरी साल मान लेते हैं, ठीक है ना. एक इमेजिनरी साल है हमारे पास जिसमें साल के सिर्फ 7 ही दिन है. हमारे पास जो वीक होता है उसमें हमें ये तो पता है ना कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये होता है. ये तो बच्चे को भी पता है, ठीक है. तो क्या करना है, हमें एक ऐसा साल मन में हमें इमेजिनरी मान लेना है जिसमें सिर्फ 7 ही दिन है. तो अगर एक साल में 7 दिन हो और हमारे पास हमें बताना हो कि मंडे कितने आएंगे, तो मंडे कितने आएंगे, उसमें एक ही तो मंडे आएगा. जब 7 दिन का एक साल है हमारे पास तो उसमें एक ही मंडे आने वाला है एक बार. अब मैं वही चीज आगे बढ़ा दूं और मैं कहूं कि उसमें 14 डेज हैं. एक ऐसा साल है उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज 14 है. तो 14 में मुझे बताना है मंडे अब कितने आएंगे. तो ऐसा तो है नहीं कि मंडे 5 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे. मंडे तो 2 ही आएंगे इसमें, क्योंकि एक वीक में एक मंडे आना है, 2 वीक में 2 मंडे आएंगे 14 डेज में. तो हमारे पास क्या हो गया, अगर हमारे पास एक ऐसा साल है जिसमें 2 वीक होंगे हमारे पास टोटल, तो हमारे पास 2 मंडे आएंगे एग्जैक्टली. अब यही चीज मैं आगे बढ़ाता जाऊं तो 366 जो है उसमें से मैं देखता हूं 364 जो है ना, 364 ये है. अगर 364 डेज है किसी ईयर में तो उस 364 में कितने 52 वीक्स होंगे. 364 डेज हैं अगर एक साल में, जो कि अब आगे बढ़ते जा रहे हैं. हम पहले हमने क्या किया कि एक ऐसा साल माना जिसमें सिर्फ 7 दिन है. सिर्फ 7 दिन है तो इसका मतलब है एक ही संडे आ सकता है, एक ही मंडे आ सकता है, एक ही ट्यूसडे आ सकता है. अगर एक ऐसा साल है जिसमें 14 डेज हैं तो 2 मंडे, 2 ट्यूसडे. इसी तरह अगर मैंने कहा कि एक ऐसा साल है जिसमें 364 डेज हैं तो उसमें 52 वीक्स होने की वजह से 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 सब कुछ होगा, ठीक है. लेकिन हमारे पास क्या है, 366 डेज हैं लीप ईयर में. तो इसका क्या मतलब है, देखो 52 वीक्स तो उसमें है कंप्लीट. इसका मतलब है 52 मंडेज तो हमारे पास इसमें आ चुके, 52 संडेज हमारे पास इसमें आ चुके, ठीक है. जो रिमेनिंग 2 डेज हैं वो क्या हो सकते हैं, अब उस पर डिपेंड करेगी प्रोबेबिलिटी. तो क्योंकि इसमें सबके 52 आने के 1 चांसेस हैं. 52 संडे आने के, अगर मेरे पास 364 डेज हो तो 52 संडे एग्जैक्टली आएंगे ही, उसकी प्रोबेबिलिटी पूरी 1 है. लेकिन रिमेनिंग 2 डेज अगर 366 डेज हमारे पास टोटल हुए किसी साल में, जो कि लीप ईयर में होता है, तो रिमेनिंग 2 डेज कैन बी, वो क्या हो सकते हैं, कैन बी वो हो सकते हैं संडे मंडे. अगर पहला दिन संडे तो दूसरा मंडे ही होगा. संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और हो सकता है सैटरडे संडे. ये कोई भी आ सकता है क्योंकि संडे मंडे फिर से रिपीट हो जाएगा यहां पर. तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया कि वो जो 2 दिन रिमेनिंग है वो क्या हो सकते हैं. सैंपल स्पेस हमारे पास आ गया. अब हमें क्या करना है, वो पॉसिबिलिटी बतानी है जब हमारे पास 53 संडे आ जाएं, यानी कि हमारे पास एक और संडे आ जाए. तो एक और संडे किस किस केस में आ सकता है, ये तो फर्स्ट केस में आ सकता है एक संडे, और लास्ट केस में आ सकता है संडे. जब वो सैटरडे संडे रहे हो या संडे मंडे रहे हो तब हमारे पास एक संडे आ सकता है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी, 53 संडेज आने के चांसेस फेवरेबल 2 है, टोटल 7 है, तो 2/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है. बात देखो, करना क्या है कि हमारे पास 366 डेज टोटल हुए लीप ईयर में. उनमें से 364 डेज के 52 वीक्स बन गए. उसमें तो 52 संडे है ही, उसमें हमें निकालना ही नहीं है. हमें प्रॉब्लम है कि जो लास्ट रिमेनिंग 2 डेज होंगे, क्या वो संडे को उसमें कोई संडे आ सकता है. अगर उसमें संडे आ सकता है तो वही तो चांसेस हैं हमारे फेवरेबल आउटकम्स के. तो कितना आ गया, 2/7 आ गया. अब एक है 53 संडेज एंड 53 मंडेज.
उसमें 53 ही संडे आए, 53 ही मंडे आए। तो देखो 53 संडे और 53 मंडेज, फिर से वही बात, 364 डेज में 52 टाइम्स आ चुका है। हमें ये देखना है कि जो लास्ट के 2 दिन बच जाते हैं उसमें ये दोनों काम होने चाहिए, एंड है बीच में, तो ये दोनों काम एक साथ होने चाहिए। तो दोनों काम एक साथ होने का क्या मतलब है, सिर्फ यही एक फेवरेबल केस है हमारे पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/7। तो सिंपल है, 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 आ जाएगी, 53 मंडेज और 53 संडेज एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/7, क्योंकि 7 केसेस टोटल है, फेवरेबल हमारा सिर्फ एक है, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ऑड इन फेवर और ऑड अगेंस्ट फेवर देख लेते हैं एक बार। हमारे पास कुछ होता है ऑड इन फेवर और ऑड अगेंस्ट फेवर। तो ऑड इन फेवर और एक होता है ऑड अगेंस्ट फेवर, ऑड अगेंस्ट फेवर। इनको समझते हैं थोड़ा सा, क्या होते हैं ये। ऑड इन फेवर और ऑड अगेंस्ट फेवर क्या है कि अगर हमारे पास ये पास्ट की चीजें होती हैं, जो काम पहले हो चुका है उसके बारे में बात की जाती है इसमें ऑड इन फेवर और ऑड अगेंस्ट फेवर में। जो पास्ट में कोई काम हो चुका है और उसकी प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन होती है और वो काम पास्ट में हो चुका है, हमें उसके आगे होने के चांसेस नहीं निकालने हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है, लिखो ऑड इन फेवर ऑफ ए, कैपिटल ए, बीटिंग कैपिटल बी, टीम है ये, ए और बी दो टीम है। ऑड इन फेवर ऑफ टीम ए बीटिंग टीम बी इन ए क्रिकेट टूर्नामेंट, इन ए क्रिकेट टूर्नामेंट इज 5:2, 5:2। अब क्या बताना है हमें, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज विनिंग, ए विनिंग। देखो क्या है, हमें इसमें एक पास्ट का डाटा दिया हुआ है कि जो पास्ट डाटा ये कहता है कि 5:2 ऑड इन फेवर ऑफ ए है, कि ए जो है वो जीत सकता है। तो इसमें हमें एक ध्यान से एक बात देखनी है, मैं दिखा देता हूं। ऑड इन फेवर जो होता है, ऑड इन फेवर वो एक रेशियो होता है m/n का, और ऑड अगेंस्ट फेवर जैसे अगर हमें दे रखा है, मान लेते हैं m/n होता है। इसमें से ऑड इन फेवर का मतलब है जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स हैं, वो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं m, उसके फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास m हैं और अनफेवरेबल आउटकम्स मेरे पास उसके n है। हमें ये गिवन होता है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं होती है m/n, ये होता है फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। ऑड इन फेवर अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब है उस काम के होने के चांसेस और उसका रेशो लिया होता है उस काम के ना होने के चांसेस, m/n। तो टोटल केसेस कितने हैं हमारे, टोटल हमारे पास होता है m+n। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी ए इवेंट के होने की, तो वो कितनी होगी, फेवरेबल अपॉन टोटल, तो m/m+n हो जाएगा। इसी तरह क्या है, अगर हमें निकालना है ए के ना होने की, तो वो कितना होगा, 1 - m/m+n, वो हो जाएगा हमारा n/m+n। तो इन्हें इस तरह देखना है, समझना है कि हमारे पास अगर ऑड इन फेवर गिवन है, तो ऑड इन फेवर का मतलब है रेशो गिवन है किसी के जीतने के और रेशो गिवन है उसके हारने के चांसेस के। तो m/n का मतलब है m में वो जीत रहा है और n में वो हारता है। तो टोटल नंबर ऑफ गेम्स कितने होंगे, m+n हो जाएंगे टोटल गेम्स। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ गेम्स m+n भी नहीं होंगे, m+n का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, लेकिन हम यहाँ रेशो की बात करेंगे तो वो अपने आप x से x कट भी जाएगा, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। ये देख लेते हैं कि ऑड इन फेवर का मतलब है m/n, जहां पर m हमारे फेवरेबल, n हमारे अनफेवरेबल आउटकम्स हैं। टोटल हो गए m+n, और किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी अगर हमें बतानी है तो क्या करेंगे, फेवरेबल अपॉन टोटल। अब दूसरी तरफ देखते हैं ऑड अगेंस्ट फेवर, अगर हमें ये गिवन है तब क्या करेंगे। सेकंड टाइप है इसमें, ऑड अगेंस्ट फेवर दिया हुआ है हमें, ऑड अगेंस्ट फेवर।
और उसका भी एक रेशियो हमें दिया हुआ है, मान लो m/n इस बार दिया हुआ है। तो ऑड अगेंस्ट फेवर का मतलब है m जो है उसके लूज करने के चांसेस हैं। तो हमारे पास जो a के लूज करने के चांसेस हैं, अनफेवरेबल कह सकते हैं हम, हमारे पास अनफेवरेबल आउटकम्स वो हमारे पास m है, और हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स यानी कि उसके जीतने के चांसेस वो n है। तो ये डिपेंड करता है, ऑड इन फेवर का मतलब है ऊपर फेवरेबल है, ऑड अगेंस्ट फेवर का मतलब है ऊपर अनफेवरेबल है। बात वही है, आगे टोटल m+n हो जाएंगे, और फेवरेबल अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो फेवरेबल की, तो इस बार कितनी होगी वो n/m+n, ठीक है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी उसकी फेवरेबल आउटकम्स की या फिर उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो n/m+n होने वाली है, ठीक है बात। तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि फेवरेबल ऑड इन फेवर किसे कहते हैं और ऑड अगेंस्ट फेवर किसे कहते हैं। ऑड अगेंस्ट फेवर में ऊपर अनफेवरेबल, नीचे फेवरेबल आउटकम्स दिए होते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ऑड इन फेवर ऑफ ए बीटिंग बी इन क्रिकेट टूर्नामेंट इज 5:2। ऑड इन फेवर हमें दिया हुआ है, तो उसके जीतने के चांसेस कितने हैं, उसके जीतने के चांसेस हमारे पास 5 हैं कि ए जीत जाए, और हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल हो गए हमारे पास 5+2 7 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी उस ए के जीतने की कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस इज 5/7 हो जाएगी। और हमसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ए के हारने की कितनी होगी, तो वो कितनी होगी 1 - 5/7। फॉर्मूला लगा दिया, 1 - p ऑफ ए, ठीक है, pa0 की वैल्यू होती है। तो प्रोबेबिलिटी ए के जीतने की फेवरेबल चांसेस फॉर ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चांसेस, क्योंकि हमारे पास ऑड इन फेवर दिया हुआ है 5:2, तो 5:2 का मतलब है फेवरेबल ये है और ये 2 हमारा अनफेवरेबल है, ठीक है। फेवरेबल और अनफेवरेबल का तो ये केस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए बैग कंटेन्स 5 ग्रीन and 4 black balls. Find odds in favor of getting 3 balls and all 3 are green. तो क्या बताना है, ऑड इन फेवर और ऑड अगेंस्ट फेवर वाला ये केस है, निकल जाएगा। टोटल को केसेस निकाल लेंगे और फेवरेबल निकाल लेंगे, और हमें बताना है इस केस में ऑड इन फेवर। तो ऑड इन फेवर का मतलब होगा फेवरेबल ऊपर आ जाएगा, अनफेवरेबल नीचे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स when 4 coins are tossed. 4 coins are tossed at a time. पहला पार्ट है हेड एंड टेल कम्स ऑल्टरनेटिवली। फर्स्ट है इसका हेड एंड टेल कम्स ऑल्टरनेटिवली। अब देखो हमारे पास जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं एक बार, तो उसके सैंपल स्पेस के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक कॉइन को 2 बार टॉस किया तो क्या होता है, 4 एलिमेंट्स हो सकते हैं उसके अंदर, हेड टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और हेडेड भी हो सकता है। अब अगर हमारे पास एक कॉइन है, उसे हमने 4 बार टॉस किया, या फिर 4 कॉइन्स को अलग अलग जो हैं उन्हें एक बार टॉस किया, वो दोनों एक ही बात है। तो उसके उसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं हमारे पास। तो अगर मैं एक चीज लिख लो इसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऊपर लिख दो अलग से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स इज 2 की पावर n। एक कॉइन को अगर मैं n टाइम्स टॉस करता हूं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके सैंपल स्पेस में 2 की पावर n होते हैं। तो हमने यहां क्या किया है, एक कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किया है, तो हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने केसेस होंगे, 2 की पावर 4, 16 केसेस हो जाएंगे टोटल हमारे पास। अब उन 16 केसेस को मैं यहां पर बना भी सकता हूं, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, अभी क्वेश्चन देखने वाले हैं कि उन्हें बिना लिखे भी मैं उसको सॉल्व करने वाला हूं। तो हमें इतना पता चल गया कि
टोटल उसमें 16 एलिमेंट्स फेवरेबल टोटल होंगे हमारे पास सैंपल स्पेस के अंदर 16 एलिमेंट्स हैं। अब हमें बताना है कि वो कितने आउटकम्स हैं जब हमारे पास हेड और टेल ऑल्टरनेटिवली आएंगे। ऑल्टरनेटिवली का क्या मतलब है, पहला अगर हेड है तो दूसरा टेल होना चाहिए, फिर एक हेड और एक टेल, या तो ये होगा। अब ये तो नहीं कहा कि पहले हेड आना चाहिए, तो पहले टेल भी आ सकता था, तो टेल हेड ये हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें हमारे पास ऑल्टरनेटिवली हेड और टेल आ जाएं। तो यही दो केसेस हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो ये है हमारे पास 16 और एक फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 2, इनको रेशो कर देते हैं 2/16, वो हमारे पास आ जाएगा 1/8 प्रोबेबिलिटी हो गई कि हेड और टेल ऑल्टरनेटिवली आ जाएं। नेक्स्ट इसकी पॉसिबिलिटी हो गई 2/16। सेकेंड पार्ट है हमारे पास number of head occurring is more than number of tail and tail always appears। हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि उसमें 16 में से कितने ऐसे आउटकम्स होंगे जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ हेड ज्यादा होगा नंबर ऑफ टेल से, और टेल एक बार तो हमेशा अपीयर होता ही है। तो मेरे पास क्या है, टेल एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, या फिर 4 बार टेल आ सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि टेल एक बार भी ना आए। तो टेल के पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, टेल जो है वो हमारा एक बार हो सकता है, 2 बार, 3 बार और 4 बार हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हेड की बतानी है। हेड हमारा क्या है, हेड ज्यादा होने चाहिए टेल से। तो अगर 4 बार वो टॉस किया है तो 3 हेड आए होंगे इसमें कितने हेड आएंगे, 2 हेड आएंगे, यहां 1 हेड आएगा और यहां एक भी हेड नहीं आएगा। हमें वो केसेस लेने हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ हेड ज्यादा हो नंबर ऑफ टेल से। तो वो कितना है, ज्यादा वाला लेना है, हमें इक्वल भी नहीं लेने, वो ये है। यानी कि 1 टेल आए और 3 हेड आ जाए, 1 टेल सिलेक्ट करना है और 3 हेड सिलेक्ट करने हैं। हमारे पास 4 टोटल आउटकम्स यहां आ सकते हैं जिसमें से 1 टेल और 3 हेड होने चाहिए। तो हम जानते तो हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या करना है, हमें यहां 4 जगहों को फिल करना है, जिन्हें फिल करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं, 4 चीजों से 4 फैक्टोरियल होते हैं, डिवाइडेड बाय सेम कितना है उसमें से 3 है, तो 3 फैक्टोरियल सेम है, तो कितना आ गया 4। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो इसकी आउटकम्स निकाल भी सकता हूं। देखो क्या होगा वो, हमें क्या करना है, 1 टेल हो और कितने 3 हेड होने चाहिए। तो 1 टेल यहां हो सकता है, बाकी के 3 हेड होंगे। इस टेल को आगे मूव कर देते हैं तो हेड टेल हेड हो सकता है, और क्या होगा हेड टेल हेड हो सकता है। फोर्थ क्या है, हेड और टेल हो सकता है। ये 4 हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो मैं परम्यूटेशन से भी देख सकता हूं और इसका बना भी सकता हूं सेट कलेक्शन कि हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स ज्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ टेल से, तो वो 4 हैं ये। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4/16 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट, एग्जैक्टली 2 हेड्स आ जाएं उसमें, एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो वो निकाल लेते हैं केसेस जब हमारे पास 2 हेड होंगे। तो अगर हमारे पास 2 हेड आ गए तो इसका मतलब है 2 टेल ही आएंगे वो, तो 2 हेड और 2 टेल। अब उसका यहां पर हम बनाने वाले हैं फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास। तो 2 हेड अगर हमारे पास हैं, ठीक है, और 2 टेल ही होंगे, तो हमें 4 चीजें सिलेक्ट करनी है, 4 चीजों को अरेंज करना है। 4 चीजों को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल वेज, जिसमें से 2 हेड होंगे तो 2 फैक्टोरियल, 2 टेल होंगे 2 फैक्टोरियल। कितना आ गया ये आ गया हमारे पास 6। ठीक है, टोटल आउटकम्स उसमें एग्जैक्टली 2 हेड्स के केस में 6 होंगे। वो बना करके भी हम देख सकते हैं, इससे जैसे हमने ये बनाया था वैसा ही यहां बन सकता है कि 2 हेड और 2 टेल ले लो और उन्हें आपस में रीअरेंज कर दो, हमारे पास 6 आउटकम्स आ जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी थर्ड केस की, थर्ड केस की प्रोबेबिलिटी होगी 6/16। 6/16 उसके फिर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि हमें एग्जैक्टली 2 हेड मिले या फिर 2 टेल मिल जाए, वो एक ही बात है। ठीक है,